हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। यू आर वाचिंग नर्सिंग फैक्ट्स। आज मैं लेकर आई हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है सीवियर एनीमिया। तो मैं आज सीवियर एनीमिया से रिलेटेड पूरी फुल डिटेल वाली केस स्टडी लेकर आई हूँ, जिसमें आपको सभी टाइप की डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलेगी। सबसे पहले हम देख लेते हैं आइडेंटिफिकेशन डेटा। आइडेंटिफिकेशन डेटा में आपको ये कम्युनिटी बेसिस की आइडेंटिफिकेशन डेटा है, जिस पे आपको सबसे पहले हेड ऑफ़ फैमिली में लिखना है, जो भी फैमिली का हेड है। लेकिन जैसे कि मेरे केस में मिस्टर जीवन सिंह है। टाइप ऑफ फैमिली में आपको न्यूक्लियर फैमिली है या जॉइंट फैमिली है वो लिखना है। मेरे केस में न्यूक्लियर फैमिली थी, जिसमें 4 मेंबर्स रहते हैं। एड्रेस लिखना है आपको, मेरे केस में हीरा मिल की चाल है। हाउस नंबर लिखना है अगर आपको पता है तो। रिलीजन लिखना है। उसके बाद ड्रेनेज सिस्टम, कैसा ड्रेनेज सिस्टम प्रेजेंट है, ओपन है या क्लोज़ है। और ऑक्यूपेशन, जो फैमिली मेम्बर्स हैं उसमें जो मेन हेड है वो किस तरीके का काम करते हैं, उनका मैरिटल स्टेटस कैसा है, उनका इनकम पर कैपिटा, मतलब पर फैमिली में रहने वाले हर एक सदस्य के हिस्से में एटलीस्ट कितने पैसे आते हैं पर हेड से हमको मापना है। फूड पैटर्न किस तरीके का फॉलो करते हैं, जैसे मेरे केस में मिक्स डाइट फॉलो करते हैं। और सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर क्या है, जैसे म्यूनसिपल टैप वाटर है या ट्यूबवेल से पानी लाते हैं या बोरिंग का पानी पीते हैं, ये आपको मेंशन। इसके बाद हमको देखना है डिस्टेंस ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। हाउस ऑफ कंस्ट्रक्शन कैसा है, पक्का है या कच्चा है। इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है या नहीं है। सैनिटेशन कैसा है, आसपास का सराउंडिंग क्लीन है या वेस्ट डिस्पोजल है, या कैसे वो लोग प्रॉपरली डिस्पोज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। हेल्थ स्टेटस कैसा है, जैसे कि मेरी फैमिली में मैंने जो केस लिया था उसमें पेशेंट सफरिंग फ्रॉम सीवियर एनीमिया है। एजुकेशन कैसा है, मेरा पेशेंट जो था वो इलिटरेट था, तो हमने इलिटरेट मेंशन किया। इसके बाद में हम सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है एनीमिया, उसकी डेफिनेशन लिखेंगे। सो एनीमिया इज़ अ कंडीशन characterized by a decrease in a total amount of red blood cells or the hemoglobin concentration in the blood, resulting in reducing oxygen carrying capacity to the body tissue। सिंपल में अगर हम बात करें कि एनीमिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपके ब्लड में जो आरबीसीज की जो टोटल अमाउंट है वो डिक्रीज़ हो जाती है, यानी कि कम हो जाती है, और हीमोग्लोबिन कंसनट्रेशन भी कम हो जाता है। तो हीमोग्लोबिन और आरबीसी दोनों कम होने से क्या होगा, आपके जो बॉडी टिश्यूज़ हैं वहाँ तक ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाएगा। इसी कंडीशन को हम एनीमिया कहते हैं। नेक्स्ट, उसके बाद हम देखेंगे प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स। जो मेरे पेशेंट में मुझे क्या क्या प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स देखने को मिली है। जनरलाइज्ड वीकनेस, फैटीग मतलब थकान, बहुत स्मॉल काम करने पे भी उन्हें एक्सर्शन फील होता था। उनकी स्किन मैंने देखी कि येलोइश डिस्कलरेशन था, तो उसको हम पेल स्किन कहते हैं। और म्यूकस मेम्ब्रेन्स भी जो थे वो पेल थे, मतलब येलो कलर के थे। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग थी, डिजीनेस और गिडिगनेस प्रेजेंट थी। इसके अलावा हम देखेंगे हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस, यानी कि अभी मेरे पेशेंट की करंट सिचुएशन में क्या सिनेरियो है, क्या उनकी हिस्ट्री है। तो मैंने नोटिस किया कि पेशेंट इंक्रीज फटीग एंड वीकनेस ओवर द पास्ट 1 to 2 months। 1-2 मंथ के ड्यूरेशन में पेशेंट ने ऐसा फील किया कि उसे बहुत ही ज़्यादा थकान और कमज़ोरी हो रही है। नो हिस्ट्री ऑफ ब्लीडिंग बट रिपोर्ट्स पुअर डाइटरी इनटेक। ब्लीडिंग की कोई हिस्ट्री नहीं थी, लेकिन पुअर डाइटरी इनटेक के रिपोर्ट्स हैं। हिस्ट्री ऑफ रिकरेंट इन्फेक्शंस इन रिसेंट वीक्स। अभी अभी मेरे पेशेंट को कुछ इन्फेक्शंस देखने को नज़र आ रहे हैं उनके रिपोर्ट्स में। इसके बाद हम देखेंगे पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री। तो मेरे पेशेंट में कोई भी पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री नहीं है। पास्ट मेडिकल हिस्ट्री में भी कोई पास्ट मेडिकल हिस्ट्री प्रेजेंट नहीं है। मेरे पेशेंट का सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस कैसा है, बिलोंग्स टू अ लो इकोनॉमिक ग्रुप, यानी लो इनकम ग्रुप से बिलोंग करते हैं। लिव्स विथ हस्बैंड, सैनिटेशन एंड लिविंग कंडीशन आर बेसिक्स। इसके बाद हमको स्ट्रेट आ जाना है फैमिली हिस्ट्री में। तो फैमिली हिस्ट्री का जो बेसिक कॉन्सेप्ट आप सभी को पता है। सबसे पहले सीरियल नंबर, नेम ऑफ द मेंबर्स, रिलेशन, एज और सेक्स, ऑक्यूपेशन और हेल्थ। तो ओवरऑल मेरी फैमिली न्यूक्लियर फैमिली है, तो 4 मेंबर्स रहते हैं। हेड ऑफ़ द फैमिली है मिस्टर विजय, और उनकी एज, उनका काम और उनका हेल्थ स्टेटस लिखना है। तो लेट्स जंप टूवर्ड्स द मेरे पेशेंट के ऊपर। तो मेरे पेशेंट का नाम है मिसेस ममता, जो कि 32-year-old फीमेल है, हाउसवाइफ है, और वो सीवियरली एनीमिक है। इसके बाद हम फैमिली ट्री देख लेते हैं। फैमिली ट्री में आप सभी को पता है जो स्क्वायर शेप का बॉक्स है ये डिनोट करता है मेल पेशेंट को, और सर्कल राउंड शेप का जो फिगर है ये डिनोट करता है फीमेल पेशेंट को। इसके अलावा जो मेरे पेशेंट को डिनोट करता है वो ये जो आप
पैटर्न देख रहे हैं इस तरीके का, इससे हमें पता चलता है कि हमने पेशेंट को इल डिक्लेयर किया है, यानी कि ये पेशेंट है। मीन्स फैमिली ट्री ऐसा होना चाहिए, इसे देखते से ही हमें पता लग जाना चाहिए कि पेशेंट कौन है, मेल है या फीमेल है। इसके बाद हम देख लेते हैं इम्यूनाइजेशन हिस्ट्री। तो मेरे पेशेंट का जो इम्यूनाइजेशन स्केड्यूल है वो पूरी तरीके से उन्होंने फॉलो किया है एज़ पर देयर एज। इसके बाद हम देखेंगे फंक्शनल हेल्थ पैटर्न। फंक्शनल हेल्थ पैटर्न में हम हाइजीन देखेंगे। सबसे पहले हाइजीन इज़ मेंटेन्ड। डाइट पैटर्न मोस्टली वेजिटेरियन या मिक्स डाइट लेते हैं। एक्टिविटी एंड एक्सरसाइज देयर इज़ नो एनी काइंड ऑफ पैटर्न। स्लीप एंड रेस्ट ड्यू टू हॉस्पिटलाइजेशन ममता नॉट स्लीप प्रॉपरली। कॉग्निटिव एंड परसेप्शन शी इज़ एबल टू परफॉर्म गिवन टास्क। वैल्यूज़ एंड बिलीव्स, उनके वैल्यूज़ एंड बिलीव्स में आपको ये लिखना है कि जो पर्सन है वो गॉड में बिलीव करते हैं या नहीं करते हैं, या इसके अलावा उनके क्या थॉट प्रोसेस है, क्या बिलीव करते हैं वो नॉर्मली। इसके बाद हम स्ट्रेट आ जाते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन में है। सबसे पहले हम लिखते हैं जनरल अपीयरेंस। जनरल अपीयरेंस में हम नरिशमेंट देखेंगे कि अंडर नरिश्ड है या ओवर नरिश्ड है। बॉडी बिल्ड कैसा है, मेरे पेशेंट का हाइड्रेटेड था। हेल्थ कैसा है, वीक है, टायर्ड दिख रहे हैं। एक्टिविटी कैसी है, गेट्स टायर्ड ऑन माइल्ड एक्टिविटी, थोड़ी एक्टिविटी करने से ही वो टायर्ड हो जाते हैं जल्दी से। फिजिकल असेसमेंट किया हमने तो हाइट और वेट देखा। मेरे पेशेंट का जो हाइट है 154 सेंटीमीटर है और वेट है 48 केजी। इसी से पता चलता है कि पेशेंट जो है बहुत ही ज़्यादा अंडर नरिश्ड है, जो कि एनीमिया होने का एक बहुत बड़ा साइन है। वाइटल साइंस हमने देखे तो टेम्परेचर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, पल्स था 104 पर मिनट, रेस्पिरेशन था 22 पर मिनट, ब्लड प्रेशर था 100/60 mm ऑफ Hg, SpO2 था 98%। और मेंटल स्टेटस मेरे पेशेंट का था कॉन्शियसनेस देखेंगे, कॉन्शियसनेस में कॉन्शियस है, ओरिएंटेड है। लुकिंग उनकी देखेंगे तो अपीयरेंस उनका पेल था, जो मैंने पहले ही बता दिया था। पोस्चर उनका कैसा है, बॉडी कर्व देखेंगे नॉर्मल, मूवमेंट देखेंगे मूव स्लोली ड्यू टू वीकनेस। स्किन कंडीशन में हम कलर देखेंगे, टेक्सचर देखेंगे और लीजन देखेंगे। तो स्किन का कलर तो पेल था और टेक्सचर कैसा था, ड्राई था। कोई किसी तरीके की लीजन्स यानी कोई घाव या कहीं से कुछ वाटरी फ्लूइड बाहर निकल रहा था तो नो विजिबल लीजन्स। हेड एंड स्काल्प देखेंगे जिसमें नॉर्मल शेप एंड साइज़ है। इसके अलावा फेस देखेंगे, फेस में हम देखेंगे कि पेल अपीयरेंस है और माइल्ड पफीनेस है अंडर आई में। इसके अलावा हम आई देखेंगे, आई में कंजक्टिवा पेल था, स्क्लेरा नॉर्मल था, कॉर्निया क्लियर था, विजुअलाइजेशन नो एबनॉर्मलिटी डिटेक्टेड, लैक्रिमल ग्लैंड्स नॉर्मल थे, सिमेट्रिकल मतलब जो आई थी वो सिमेट्री उनकी कैसी थी तो नॉर्मल थी। प्यूपिल्स उनकी रिएक्टिव थी, यानी कि जैसे हमने टॉर्च उनकी प्यूपिल में डाली तो उनकी प्यूपिल डायलेट हुई। लीजन्स प्रेजेंट नहीं थे, डिस्चार्ज भी प्रेजेंट नहीं था और किसी भी तरह की एबनॉर्मलिटी भी प्रेजेंट नहीं थी। फिर हमने ईयर देखा, ईयर में सिमेट्री देखी तो नॉर्मल था। लीजन्स प्रेजेंट नहीं थे, डिस्चार्ज प्रेजेंट नहीं था और एबनॉर्मलिटी भी प्रेजेंट नहीं थी। फिर हम नोज़ देखेंगे, नेज़ल फ्लैरिंग्स, नोज़ में से कोई डिस्चार्ज आ रहा है या नहीं, या कोई भी तरीके की एबनॉर्मलिटी है या नहीं। फिर हम नेक देखेंगे, नेक में हम इंस्पेक्शन करेंगे। इंस्पेक्शन में हम ये देखेंगे कि कोई स्वेलिंग तो नहीं है, गोइटर या फिर लिम्फ नोड का एंजलारमेंट तो नहीं हुआ है। शेप देखेंगे तो नॉर्मल था। पाल्पेशन देखेंगे। फिर ओरल एक्टिविटी में हम ओरल म्यूकोसा देखेंगे, गम्स देखेंगे, फेरिंग्स देखेंगे, टंग्स एंड लिप्स देखेंगे। लिप्स में हम देखेंगे किसी तरीके की क्रैक्स या चिलोसिस वगैरह तो प्रेजेंट नहीं है। फिर हम आ जाते हैं चेस्ट एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम पे। इसमें हम हार्ट रेट देखेंगे सबसे पहले, फिर मरमर साउंड देखेंगे, इंस्पेक्ट करेंगे, ऑस्कल्ट करेंगे, परकशन करेंगे और रेस्पिरेशन काउंट करेंगे। फिर चेस्ट रिट्रैक्शन देखेंगे। इंस्पेक्शन में हम कैसे इंस्पेक्ट करते हैं, चेस्ट मूव्स इक्वली बायलैटरली। ऑस्कल्टेट में हम सुनते हैं तो कैसे क्या सुनेंगे, हम ब्रीथ साउंड सुनेंगे। और परकशन में और पाल्पेशन में हम क्या करेंगे, पाल्पेट करके देखते हैं। और परकशन में हम क्या करते हैं, टैप करके देखते हैं। इसके बाद हम एब्डोमेन में देखेंगे, इनग्वाइनल एरिया में पेन इन राइट साइड ऑफ द एब्डोमेन। मेरे पेशेंट को राइट साइड में पेन हो रहा था। इंस्पेक्शन किया हमने, इंस्पेक्शन में हम कैसे देखते हैं, टच करके देखते हैं और आई का यूज़ करते हैं। इसमें हमने देखा कि एब्डोमेन जो है वो सॉफ्ट था। ऑस्कल्टेट में हमने सुना कि बॉवल साउंड्स प्रेजेंट थे। पाल्पेट करके देखा तो नो ऑर्गेनोमेगेली था और नो टेंडरनेस था। ऑर्गेनोमेगेली मतलब कोई भी ऑर्गन जो है उसका साइज़ बड़ा हुआ नहीं था, यानी कि नॉर्मल था। परकशन हमने करके देखा तो कोई भी तरीके का फ्लूइड या थ्रिल शिफ्टिंग डलनेस की हमें आवाज़ नहीं आई।
देन हम अपर एंड लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में भी इंस्पेक्ट करेंगे, एडिमा देखेंगे, मूवमेंट देखेंगे, डिसलोकेशन देखेंगे और डिसफॉर्मिटीज़ देखेंगे। इसके बाद हम जेनाइटल और रेक्टल एग्जामिनेशन करेंगे। जेनाइटल एरिया में हमने देखा पर वजाइनल एग्ज़ाम ओनली इफ़ इंडिकेटेड, हमें हर वक्त जेनाइटल एग्जामिनेशन नहीं करना है, अगर ज़रूरत पड़ती है तो ही करना है। रेक्टल इंडिकेशंस में नॉट रूटीनली डन अनलेस देयर आर स्पेसिफिक इंडिकेशंस। फिर हम सिस्टमिक एग्जामिनेशन करेंगे जिसमें हमने कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में ट्रैकिकार्डिया देखा और रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमने माइल्ड टेकेपनिया देखा। इसके बाद में हमने पेशेंट्स की इन्वेस्टिगेशन देखी। तो हमें ओवरऑल पूरी इन्वेस्टिगेशन देखने की नीड नहीं है, हम सिर्फ हमारे पेशेंट से रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन देखेंगे। फॉर एग्जांपल हीमोग्लोबिन, मेरे पेशेंट का हीमोग्लोबिन 6.0 ग्राम पर डेसीलीटर था, जबकि ये होना चाहिए 12.0 से 14.5 ग्राम पर डीएल। ठीक है, प्लेटलेट काउंट्स मेरे पेशेंट के नॉर्मल थे। यहाँ पे सारे नॉर्मल वैल्यूज़ लिखी हुई है, यहाँ पे मेरे पेशेंट की वैल्यूज़ लिखी हुई है। अब हम सीधा जंप करते हैं मेन टॉपिक पे, जो है ब्लड। एनीमिया पढ़ने के पहले आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा ब्लड क्या होता है। तो ब्लड क्या है? इट इज़ अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू दैट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स थ्रू आउट द बॉडी। ब्लड क्या करता है? एक कनेक्टिव टिश्यू है जो ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन का, न्यूट्रिएंट्स का और हार्मोन्स का, जो कि कंसिस्ट होता है टू मेन कंपोनेंट में। पहला कंपोनेंट है प्लाज्मा, जो कि 55% होता है, और दूसरा कंपोनेंट है सेल्यूलर कंपोनेंट्स, जो कि 45% होते हैं। प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा एक क्लियर स्ट्रॉ कलर्ड वाटरी फ्लूइड होता है। और सेलुलर कंपोनेंट्स क्या होते हैं? जैसा कि आप सभी को पता है, आरबीसीज, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स, ये सब मिलके सेलुलर कंपोनेंट्स बनाते हैं, जो कि 45% होता है। तो ब्लड मेक्स अप अप्रॉक्सीमेटली 7% ऑफ बॉडी वेट। जितना भी हमारा बॉडी का वेट है उसका 7% ब्लड ही कवर कर लेता है। एक हेल्दी अडल्ट मेल जो कि 70 केजी का है, उसमें कम से कम 5 to 6 लीटर्स का ब्लड पाया जाता है। अब हम देख लेते हैं व्हाट प्लाज्मा इज। तो प्लाज्मा एक लिक्विड कंपोनेंट है जो ब्लड से मिलके बनता है ना। और ये होता है 55%, जो हमने प्रीवियसली पढ़ लिया है। ये एक क्लियर स्ट्रॉ कलर्ड वाटरी फ्लूइड है जिसके अंदर ब्लड सेल्स प्रेजेंट रहते हैं, मतलब सस्पेंडेड रहते हैं। प्लाज्मा 90 to 92% वाटर होता है, और 8 to 10% जो प्लाज्मा है वो किस चीज़ से मिलकर बनता है? प्रोटीन से, इनऑर्गेनिक सॉल्ट से, न्यूट्रिएंट से, हार्मोन से, गैसेस से एंड वेस्ट प्रोडक्ट से। तो प्लाज्मा का जो मेजर पार्ट है वो क्या है? प्रोटीन है। और प्रोटीन भी तीन जो प्रोटीन है, जैसे कि एल्बुमिन, ग्लोब्युलिन्स और फिब्रिनोजन। तो एल्बुमिन क्या करता है? मेनली ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है, एक कैरियर की तरह ये एक्ट करता है। और ग्लोबुलिन्स क्या होते हैं? ये एंटीबॉडीज होते हैं। और फिब्रिनोजन क्या है? ये एक इसेंशियल ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर है। अब हम आ जाते हैं ब्लड सेल्स की तरफ। तो आपको मैंने पहले बताया 45% ब्लड सेल्स से मिलकर बना हुआ होता है हमारा ब्लड, है ना। और ये सस्पेंडेड होता है किसके अंदर? और ब्लड सेल्स प्रोड्यूस कहाँ पर होते हैं? बोन मैरो में। जैसा कि आप सभी को पता है, एक प्रोसेस होती है हिमोटोपोइसिस, इसी प्रोसेस के कारण ब्लड सेल्स बनते हैं। तो ब्लड सेल्स को भी मेनली हमने 3 टाइप्स में कैटेगराइज किया है। पहला होता है रेड ब्लड सेल्स, आरबीसीज, जिसका दूसरा नाम होता है एथ्रोसाइट्स। ठीक है, तो आरबीसीज क्या होते हैं? मोस्ट न्यूमरस ब्लड सेल्स होते हैं। दे आर बाइकॉन्केव एंड कंटेन हीमोग्लोबिन। तो जो आरबीसीज होती है ना, ये कॉन्केव शेप की होती है, बाइकॉन्केव शेप की होती है, और यही जो है वो हीमोग्लोबिन को कैरी करती है। और हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन को कैरी करता है, और ये जाके लंग्स में देता है, और लंग्स जाके होल बॉडी में सप्लाई कर देता है। ठीक है, समझ में आया? जैसे कि फॉर एग्जांपल ये जो ब्लड सेल है ये हीमोग्लोबिन कंटेन करता है, और हीमोग्लोबिन क्या कंटेन करता है? ऑक्सीजन कंटेन करता है। तो ये जाके लंग्स के पास जाके गैसेस का एक्सचेंज करते हैं, मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सपेल्ड आउट करते हैं और ऑक्सीजन को कैरी कर लेते हैं। और जो आरबीसीज होती है ना, इनका लाइफ स्पैन कितना होता है? अबाउट 120 डेज का होता है। अब हम बात कर लेते हैं वाइट ब्लड सेल्स की, जिसको हम ल्यूकोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं। तो क्या होता है? ये बहुत कम होते हैं नंबर्स में, लेकिन ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं अगेंस्ट इन्फेक्शन के। ठीक है, और ये एक इम्यून सिस्टम का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिससे हमें हेल्प मिलती है बैक्टीरिया से फाइट करने के लिए, वायरसेस से फाइट करने के लिए, और जितने भी अदर पैथोजेंस है सबसे फाइट करने में वाइट ब्लड सेल्स ही हमारी हेल्प करता है। और वाइट ब्लड सेल्स के भी डिफरेंट टाइप्स हैं, जैसे कि न्यूट्रोफिल्स है, लिम्फोसाइट्स है, मोनोसाइट्स हैं। ठीक है, ये स्पेसिफिकली डिफेंस फंक्शंस के लिए परफॉर्म करते हैं।
अब हम बात कर लेते हैं प्लेटलेट्स की। तो प्लेटलेट्स क्या होते हैं? सिंपली अगर हम बात करें तो ये ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं। जब हमारे ब्लड में कोई वेसल्स इंजरी होती है या कुछ होता है तो प्लेटलेट्स जाके उसको ठीक करने का काम करती है। और प्लेटलेट्स जो है ये भी बोन मैरो में प्रोड्यूस होती है, और प्लेटलेट्स भी कितने दिनों तक रहती है, इसका लाइफ स्पान होता है 7 to 10 डेज। अब हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है एनीमिया। तो एनीमिया को अच्छे से समझेंगे क्योंकि हमारी जो केस स्टडी है ये पूरी एनीमिया के ऊपर ही। तो पहले एनीमिया क्या होता है ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो एनीमिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें रेड ब्लड सेल्स का और हीमोग्लोबिन का जो लेवल है वो डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, देखो, लोअर देन नॉर्मल मतलब आरबीसीज का और हीमोग्लोबिन का जो लेवल है वो कम हो जाता है जितना उसको होना चाहिए। अब क्या होगा, मैंने आपको पहले ही बताया था, जो आरबीसीज होती है वो किसको कैरी करती है? हीमोग्लोबिन को। और हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन को कैरी करता है। तो अगर एनीमिया की कंडीशन होगी तो आरबीसीज कम हो जाएगी, तो हीमोग्लोबिन का लेवल भी कम हो जाएगा। अगर हीमोग्लोबिन का लेवल कम हुआ तो ऑक्सीजन कैरिंग की कैपेसिटी भी कम हो जाएगी। तो हमारे टिश्यूज़ तक क्या ऑक्सीजन पहुँचेगी क्या? कमेंट करके बताओ। तो टिश्यूज़ तक ऑक्सीजन पहुँचेगी या नहीं? जल्दी से कमेंट करके बताइए। ठीक है तो अगर हमें ऑक्सीजन इनफ अमाउंट में नहीं मिलेगी जितना हमें चाहिए तो हमें क्या होगा? एनीमिया के सिम्टम्स शो होंगे। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि आखिर आरबीसीज और हीमोग्लोबिन का कितना लेवल होना ज़रूरी है, या कितना लीटर ब्लड होना चाहिए, कितना ग्राम ब्लड होना चाहिए हमारी बॉडी में। तो अकॉर्डिंग टू WHO, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने ऐसा बताया है कि जो हीमोग्लोबिन का लेवल है वो एक मैन में, अडल्ट मैन में कितना होना चाहिए? 13 ग्राम/dl से 17 ग्राम/dl तक होना चाहिए। ठीक है, और हीमोग्लोबिन का लेवल वुमेन में कितना होना चाहिए? 12 ग्राम/dl से 15 ग्राम/dl तक होना चाहिए। और प्रेग्नेंट वुमेन में भी 11 ग्राम/dl से 15 ग्राम/dl तक होना ही चाहिए। अगर इससे कम हो जाती है किसी मैन, वुमेन और प्रेग्नेंट वुमेन में 13, 12 और 11 से अगर लेवल कम हो जाता है तो उसको हम एनीमिया की कंडीशन बोलते हैं। अब हम इंसिडेंस रेट देख लेते हैं। तो जो एनीमिया है वो ग्लोबली लेवल पर 1.6 बिलियन पीपल को हो चुका है। इंडिया में 75% वुमेन्स और 67% चिल्ड्रंस जो है वो एनीमिक है। मध्य प्रदेश में 62.5% ऑफ वुमेन एंड 72% ऑफ चिल्ड्रन एनीमिक है। अब हम देख लेते हैं इटियोलॉजी ऑफ एनीमिया, मतलब कॉजेज़। ठीक है, अब क्या किस किस कारणों की वजह से एनीमिया हो सकता है। मैंने इसमें एक टेबल बनाया है क्योंकि ये एक केस प्रेजेंटेशन है, तो मेरे पेशेंट में क्या सिम्टम थे वो मैंने अलग लिखा है, और इन जनरली किस वजह से एनीमिया होता है वो अलग है। तो इन जनरल अगर पुअर न्यूट्रिशन है किसी को, क्रॉनिक डिसीज़ है, हैवी मेंस्ट्रुएशन है, पैरासिटिक इन्फेक्शन है, जेनेटिक डिसऑर्डर है, या पुअर एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन है, या कोलोन पॉलिप है, कोलोरेक्टल कैंसर है, सीलियाक डिसीज़ है, हुकवॉर्म इन्फेस्टेशन है, या इंटेस्टाइनल सर्जरी है। तो अगर ये कोई भी कंडीशन अगर किसी पेशेंट में देखने को मिलती है तो उसके कारण से एनीमिया हो सकता है। और मेरे पेशेंट को किस वजह से एनीमिया था? लो आयरन इंटेक था उनका, क्योंकि मेरे पेशेंट जो है वो मोस्टली वेजिटेरियन डाइट लेते हैं। तो वेजिटेरियन जो डाइट ले रहा है मेरा पेशेंट, इस वजह से उनको लो आयरन इंटेक है। क्योंकि आप सभी को पता है कि जो नॉनवेज लेते हैं जो भी लोग, उनका जो आयरन है वो ज़्यादा रहता है एज़ कम्पेयर टू जो लोग वेजिटेरियन डाइट लेते हैं। और अगर वेजिटेरियन डाइट में भी आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल ये सब चीज़ें नहीं खा रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको आयरन की कमी होगी होगी। इसके अलावा हैवी मेंस्ट्रुएशन था मेरे पेशेंट को, और फ्रीक्वेंट ब्लड सैंपलिंग के कारण भी हुआ था उनको, क्योंकि काफ़ी फ्रीक्वेंटली उन्होंने ब्लड दिया है सैंपल के लिए। ड्रग के साइड इफ़ेक्ट्स, मेरे पेशेंट जो है वो एस्पिरिन लेते थे, तो एस्पिरिन क्या होता है? ये एंटी प्लेटलेट होता है, इसके वजह से भी बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस होता है। फिर माल न्यूट्रिशन है, मेरे पेशेंट माल नरिश्ड है, हीमोलाइसिस है ड्यू टू इन्फेक्शन। ये सारे सिम्टम्स मेरे पेशेंट के अंदर थे। अब हम पढ़ लेते हैं टाइप्स ऑफ एनीमिया। तो एनीमिया कितने टाइप्स के होते हैं? मेनली 7 टाइप के होते हैं, जिसमें सबसे कॉमन होता है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया क्यों होता है? लैक ऑफ आयरन की वजह से, और ये सबसे मोस्ट कॉमन है। नेक्स्ट है मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया। मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया क्यों होता है? विटामिन B12 और फॉलिक एसिड की कमी से। हीमोलाइटिक एनीमिया क्यों होता है? डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसीज हो जाती है बिफोर नॉर्मल लाइफ स्पान। नॉर्मल लाइफ स्पान कितनी है आरबीसीज की? मुझे कमेंट करके बताइए, अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था। देन ए प्लास्टिक एनीमिया। ए प्लास्टिक एनीमिया में क्या होता है कि जो हमारा बोन मैरो है वो ब्लड सेल्स प्रोड्यूस करने में फेल हो जाता है।
देन सिकल सेल एनीमिया एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें आरबीसीज का जो शेप है वो सिकल शेप की तरह हो जाता है इस तरीके से। फिर है थैलेसीमिया। थैलेसीमिया भी एक इनहेरिटेड कंडीशन है जिसमें एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन का प्रोडक्शन होता है। लास्ट है पोस्ट हेमोरेजिक एनीमिया। ये क्यों होता है? ड्यू टू सडन और क्रॉनिक ब्लड लॉस के वजह से। अब हम बात करते हैं क्लिनिकल फीचर्स की। तो एनीमिया के क्लिनिकल फीचर्स इन जनरली क्या होते हैं? फटीग, वीकनेस, पेल स्किन एंड नेल्स, डिजीनेस एंड हेडेक, कोल्ड हैंड्स एंड फीट, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। ठीक है, तो पेल स्किन में आपको जो पेशेंट की कंडीशन है वो येलोइश नज़र आएगी। इसके अलावा उसको डिजीनेस, चक्कर आना, सर दर्द हो सकता है। और कोल्ड हैंड्स एंड फीट क्यों होंगे? क्योंकि एनीमिया की कंडीशन में क्या होता है कि बॉडी डिटेक्ट कर लेती है और वो वेसो कॉन्स्ट्रिक्ट करती है। वेसो कॉन्स्ट्रिक्ट क्यों करती है? क्योंकि बॉडी अपने आप कंपनसेट करती है ताकि हार्ट को कोई दिक्कत ना हो, हार्ट को आराम से ब्लड फ्लो मिलता रहे। इस वजह से जो हैंड और पैरों की जो नसें होती है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है। क्योंकि ऐसी कंडीशन में हमारी बॉडी जानती है कि हाथ पैरों की अगर डेथ हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो हमारी मेन हार्ट है, लंग्स हैं, इन सबको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, इसलिए कोल्ड हैंड्स एंड फीट की कंडीशन देखने को मिलती है। और मेरे पेशेंट में ब्रीथलेसनेस थी ड्यूरिंग माइल्ड एक्टिविटी, लो बीपी था और हाई पल्स था। एक्सट्रीम उनको थकान होती थी, उनका स्किन भी पेल था, ब्रिटल नेल्स थे और उनको कोइलोनिकिया की कंडीशन थी। कोइलोनिकिया में क्या होता है कि जो पेशेंट का नेल है ना वो स्पून शेप का हो जाता है। नॉर्मली हमारा नेल कैसा रहता है? नेल बट ऐसे इस तरीके के शेप का रहता है, लेकिन कोइलोनिकिया में स्पून शेप का नेल देखने को मिलता है। अगला है पाइका। पाइका का मतलब होता है कि नॉन न्यूट्रिटिव फूड का कंज्यूम करना, जैसे कि ऐसे खाना खाना जिसमें कोई न्यूट्रिशन नहीं मिलता है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है नर्सिंग मैनेजमेंट एनीमिया का। तो नर्सिंग मैनेजमेंट में सबसे पहले हमें वाइटल साइंस को मॉनिटर करना है, स्पेशली हार्ट रेट, रेस्पिरेटरी रेट और ब्लड प्रेशर। असिस्ट करना है साइंस ऑफ फटीग, ब्रीथलेसनेस एंड डिजीनेस को। इंश्योर करना है रेस्ट पीरियड एंड एनर्जी कन्वर्जेशन टेक्निक्स का। इनकरेज करना है कि आयरन रिच डाइट और हाई प्रोटीन डाइट ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट ले, हाइजीन को मेंटेन करे और इन्फेक्शन को प्रिवेंट करे। पेशेंट को एजुकेट करना है कि डाइटरी नीड्स और मेडिकेशन की नीड क्या है। मॉनिटर करना है लैब वैल्यूज़ को, जैसे एचबी लेवल, आरबीसीज काउंट, आयरन स्टडीज़ को मॉनिटर करना है। एडमिनिस्टर करना है प्रिस्क्राइब्ड आयरन सप्लीमेंट्स को एज पर ऑर्डर बाय फिजिशियन। देन हम देख लेते हैं मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ एनीमिया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी नर्सिंग ऑफिसर्स को ये पता होना चाहिए। सबसे पहले हम ओरल आयरन सप्लीमेंट्स देंगे जिसमें हम फेरस सल्फेट को ड्रग ऑफ चॉइस रखते हैं। देन फेरस फ्यूमरेट, फेरस ग्लूकोनेट। अगर किसी पेशेंट को फेरस सल्फेट सूट नहीं होता है देन हम फर्दर फेरस फ्यूमरेट और फेरस ग्लूकोनेट की तरफ जाते हैं। देन पेरेंट्रल आयरन थेरेपी भी होती है सीवियर एनीमिया वाले पेशेंट के लिए, जैसे कि आयरन सुक्रोज, फेरिक कार्बोक्सीमाल्टोज, आयरन डेक्सट्रीन का इंजेक्शन दिया जाता है। इंजेक्शन मेथड होता है एक जेड ट्रैक मेथड, उसके द्वारा, क्योंकि आयरन डेक्सट्रीन से क्या होती है? स्टेनिंग हो जाती है। फिर हमें देना है विटामिन B12 सप्लीमेंट, जैसे साइनोकोबालामिन का IM या IV इंजेक्शन, या मिथाइलोकोबालामिन का टैबलेट, सायरप या इंजेक्शन। देन हम फॉलिक एसिड सप्लीमेंट्स दे सकते हैं। फॉलिक एसिड टैबलेट्स यूजुअली 5 mg डेली दिया जाता है। उसके बाद हमें एरिथ्रोपोइसिस स्टिमुलेटिंग एजेंट्स देने हैं CKD के पेशेंट्स के लिए। फॉर एग्जांपल एरिथ्रोपोइटिन अल्फ़ा, जिसको एप्रेक्स के नाम से जाना जाता है, फिर डार्बेपोइटिन अल्फ़ा। ठीक है, इसके अलावा हमें लास्टली अगर पेशेंट सीवियरली एनीमिक है, जैसे मेरे कंडीशन में पेशेंट का हीमोग्लोबिन लेस देन 7 ग्राम पर DL था, तो उन्हें हम ब्लड ट्रांसफ्यूशन भी सजेस्ट करते हैं। इसके बाद ये मेरे पेशेंट का मेडिकेशन चार्ट है। मेरे पेशेंट को आयरन फेरस सल्फेट 200 mg TDS ओरल चल रहा था और इसका एक्शन क्या था? आयरन सप्लीमेंट है ये। फिर फॉलिक एसिड, विटामिन B12 और RBC ट्रांसफ्यूशन चल रहा था मेरे पेशेंट को। इसके बाद हम देख लेते हैं न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट। ये एनीमिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट, जिसमें हम आयरन रिच फूड्स देंगे। फॉर एग्जांपल ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में मेथी, स्पिनच, जैगरी, डेट्स, पोमोग्रेनेट, ड्राई फ्रूट्स एंड रेड मीट, अगर नॉन वेजिटेरियन है तो। इसके अलावा हमें विटामिन C देना है पेशेंट को। क्यों? क्योंकि विटामिन C जो क्या करता है? आयरन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है। फॉर एग्जांपल ऑरेंजेस, आंवला, लेमन एंड टमेटोज, ये हेल्प करते हैं आयरन एब्जॉर्प्शन को। फिर हमें अवॉइड करना है टी कॉफ़ी। क्यों टी कॉफ़ी क्यों अवॉइड करना है? क्योंकि ये आयरन के एब्जॉर्प्शन को कम करता है। फॉलिक एसिड और विटामिन B12 रिच फूड देना है। फॉर एग्जांपल एग्स, मिल्क, डेयरी प्रोडक्ट्स, बनानास, लेग्यूम्स, स्प्राउट्स। बैलेंस्ड हाई प्रोटीन डाइट देना है क्योंकि ये इंप्रूव करता है ओवरऑल हेल्थ को और RBC प्रोडक्शन को, जिसमें जैसे कि फॉर एग्जांपल सोया प्रोडक्ट्स, पनीर एंड नट्स, ये सारी चीज़ें दे सकते हैं।
उसके बाद साइको सोशल मैनेजमेंट है एनीमिया का। अगर आप कम्युनिटी लेवल पे केस स्टडी बना रहे हो तो आप साइको सोशल मैनेजमेंट ऐड करिएगा, अदरवाइज इसकी रिक्वायरमेंट इतनी नहीं है, क्योंकि एनीमिया की कंडीशन में हमें साइको सोशल मैनेजमेंट का इतना ज़्यादा रोल नहीं है, लेकिन एज अ कम्युनिटी स्टूडेंट आपको ये ऐड करना है। तो अगर आपको ये लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट है प्रायोरिटी नीड्स ऑफ द पेशेंट विद एनीमिया। प्रायोरिटी नीड निकालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रायोरिटी नीड के बाद ही आप पेशेंट का नर्सिंग डायग्नोसिस बनाओगे अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी नीड। ठीक है, तो हमने 5 प्रायोरिटी नीड निकाली है: एडिक्वेट ऑक्सीजनेशन, न्यूट्रिशनल सपोर्ट, प्रिवेंशन ऑफ फटीग, इन्फेक्शन कंट्रोल और साइकोलॉजिकल सपोर्ट। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग ही हमने नंदा डायग्नोसिस के अनुसार 5 नर्सिंग डायग्नोसिस बनाया है। तो सबसे पहला नर्सिंग डायग्नोसिस है इम्पेयर टिश्यू परफ्यूजन रिलेटेड टू डिसीज कंडीशन एंड रिड्यूस ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड एज पर एविडेंस्ड पेलर, फटीग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ एंड टैकीकार्डिया। नेक्स्ट हमने बनाया है इम्बैलेंस न्यूट्रिशन लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू inadequate इंटेक ऑफ फूड एंड पुअर न्यूट्रिशनल हैबिट एज पर एविडेंस बाय वीकनेस, लो बॉडी वेट, डिक्रीज हीमोग्लोबिन लेवल। देखिए यहाँ पे ऐसे तो एविडेंस बाय लगता है, लेकिन हमारी मैम ने हटवाया, इसलिए मैं नहीं लगा रही हूँ। थर्ड है फटीग रिलेटेड टू डिसीज कंडीशन, ऑक्सीजन सप्लाई टू टिश्यू ड्यू टू एनीमिया एज पर एविडेंस, टायर्डनेस ऑन मिनिमल एक्सर्शन, रिड्यूस एक्टिविटी टॉलरेंस। तो इस तरीके से हमने 5 नर्सिंग डायग्नोसिस बनाए हैं। ये जो नर्सिंग डायग्नोसिस है ये नंदा डायग्नोसिस से लिए हैं हमने। और आप एक बार जब भी डायग्नोसिस बनाए तो अपनी मैडम से ज़रूर चेक करवाएं, क्योंकि हो सकता है वो अपनी तरफ से भी कुछ चेंजेस इसमें करवा सकती हैं। उसके बाद ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ये है हमारा केयर प्लान। तो केयर प्लान में आपको पता है 5 कॉलम्स होते हैं, ऐसे तो 7 होते हैं, लेकिन कम्युनिटी लेवल पे हम 5 ही लेते हैं: असेसमेंट, नर्सिंग डायग्नोसिस, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवेल्युएशन। आई होप आप सभी को क्लियरली दिख रहा है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सब्जेक्टिव डेटा की। तो सब्जेक्टिव डेटा वो डेटा होता है जो पेशेंट हमें बताता है ना। तो मेरे पेशेंट ने बताया कि उन्हें टायर्ड फील होता है, और उन्होंने बताया कि उन्हें शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होती है जब वो कोई छोटा मोटा काम करती है। मैंने क्या ऑब्जर्व करा? आई ऑब्जर्व पेलर स्किन, कंजक्टिवा, टैकीकार्डिया, लो हेमोग्लोबिन लेवल एंड डिस्निया। ठीक है, ये सब मैंने ऑब्जर्व किया। अब ये मेरा नर्सिंग डायग्नोसिस है: इम्पेयर टिश्यू परफ्यूजन रिलेटेड टू डिसीज कंडीशन एंड रिड्यूस्ड ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड एज पर एविडेंस बाय पेलर, फैटिग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ एंड टैकीकार्डिया। इसके बाद हम देख लेते हैं प्लानिंग। ओके, तो प्लानिंग में सबसे पहले हमने लिखा है फर्स्ट पॉइंट इज असेस द बेसलाइन हेल्थ ऑफ द पेशेंट इंक्लूडिंग वाइटल साइंस एंड एक्टिविटी टॉलरेंस। जो हम प्लान करते हैं उसी को हम इम्प्लीमेंट करते हैं। असिस्ट बेसलाइन वाइटल साइंस एंड एक्टिविटी टॉलरेंस बाय मेजरिंग पल्स, रेस्पिरेशन एंड ऑब्जर्विंग डेली एक्टिविटीज ड्यूरिंग होम विजिट्स। ठीक है, फिर सेकेंड पॉइंट है हमारा मॉनिटर साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ डिक्रीज्ड ऑक्सीजनेशन। और जो हम प्लानिंग करते हैं वही हम इम्प्लीमेंट करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ऑब्जर्व्ड फॉर ब्रीथलेसनेस, फटीग एंड पेलर बाय इंस्पेक्टिंग conjunctiva, nail beds and activity response. Third is educate the patient regarding importance of adequate rest and energy conservation. इसी को हम implement करेंगे: educate patient on rest and avoiding overexertion through one-to-one teaching in simple language. Fourth is promote activities that improve oxygenation without causing exertion. Encouraged light activities with rest intervals by explaining and planning a simple daily routine. Fifth is educate for regular follow-up for hemoglobin assessment at nearby health facility. Guided patient for HB monitoring by informing about near health centers and follow-up needed. तो जो हमने प्लान किया है उसी को हम इम्प्लीमेंट करेंगे। इसमें थोड़ी सी लैंग्वेज बस चेंज हो जाती है। इवैल्यूएशन में हम कम्युनिटी लेवल पे तुरंत इवैल्यूएट नहीं करते हैं, लेकिन हम थोड़ा सा इवैल्यूएट करेंगे। फॉर एग्जांपल, नाउ माय पेशेंट रिपोर्टेड स्लाइट रिडक्शन इन फटीग एंड विल बी रीअसिस्ड इन फॉलोअप विजिट्स। पेशेंट वर्बलाइज्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ रेस्ट एंड एनर्जी कन्वर्जेशन मेजर्स। ठीक है, तो नर्सिंग डायग्नोसिस बनाना बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। बहुत सारे बच्चे इसमें घबरा जाते हैं, एकदम से उन्हें समझ में नहीं आता। जब हम लोगों ने भी स्टार्ट किया था तो हमें भी नहीं पता था, लेकिन धीरे धीरे जब आप बनाने लग जाओगे तो आपको ईजी लैंग्वेज में सब कुछ समझ में आता जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं सेकेंड एनसीपी के ऊपर। इसमें हमने असेसमेंट डेटा लिया। सब्जेक्टिव डेटा में हमारे पेशेंट ने बताया कि वो प्रॉपरली डाइट फॉलो नहीं कर पा रही है और उनका एपेटाइट जो है वो पुअर हो चुका है, और पेशेंट मोस्टली वीक फील करते हैं। और मैंने क्या ऑब्जर्व करा? पेशेंट का जो बॉडी वेट है वो लो है, और पेशेंट जो है लिथार्जिक अपीयर हो रही है, और उनका हीमोग्लोबिन लेवल भी डिक्रीज्ड है। तो इस हिसाब से नर्सिंग डायग्नोसिस क्या बनेगी? impaired nutrition less than body requirements related to inadequate intake of food and poor nutritional habits as per evidenced by weakness, low body weight, decreased hemoglobin level.
तो नर्सिंग डायग्नोसिस के अकॉर्डिंग फिर हम प्लान करेंगे। प्लान में हमने सबसे पहले लिखा है असेस द न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ द पेशेंट यूजिंग बीएमआई कैलकुलेशन। बीएमआई कैलकुलेशन के थ्रू हम पेशेंट का न्यूट्रिशनल स्टेटस असेस करेंगे, तो हम उसी को इम्प्लीमेंट करेंगे। हमने जब इम्प्लीमेंट किया तो हमें पता चला कि पेशेंट का बीएमआई है 16.5 kg पर मीटर स्क्वायर आ रहा है। उसके बाद हम सेकेंड पॉइंट को देख लेते हैं, मॉनिटर बॉडी वेट एंड हीमोग्लोबिन लेवल ड्यूरिंग फॉलोअप। ठीक है, अब हमने हीमोग्लोबिन लेवल को मॉनिटर किया तो पता चला 6 ग्राम/dl एचबी लेवल उनका है। फिर हमने पेशेंट को एजुकेट किया रिगार्डिंग बैलेंस डाइट और आयरन रिच डाइट के बारे में, स्पेशली आयरन रिच डाइट के बारे में पेशेंट को बताना है। फिर हमने यहाँ पे पेशेंट को 1-to-1 टीचिंग दी ताकि पेशेंट को आयरन रिच डाइट के बारे में बताया जा सके। फिर हमने पेशेंट को इनकरेज किया किस चीज़ के लिए, एडिक्वेट डाइटरी इंटेक के लिए। ठीक है, एडिक्वेट डाइटरी इंटेक और डेली रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए कि उन्हें क्या क्या आयरन सप्लीमेंट्स लेने चाहिए। यहाँ पे हमने पेशेंट को सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया उनके मील प्लान के बारे में। फिर हमने उन्हें फैसिलिटेट किया यूज़ ऑफ अवेलेबल हेल्थ सर्विसेज फॉर न्यूट्रिशनल असेसमेंट के लिए, फैसिलिटेट यूज़ ऑफ हेल्थ सर्विसेज बाय इन्फॉर्मिंग अबाउट नियर बाय हेल्थ सेंटर्स एंड न्यूट्रिशन सर्विसेज। फिर हमने लास्ट में पेशेंट को इवेल्युएट किया, तो इवेल्युएट में हमें ये पता चला कि जो मेरा पेशेंट है अब वो अपना डाइटरी इंटेक धीरे धीरे जो है इम्प्रूव कर रहा है, और पेशेंट खुद से विलिंगनेस शो कर रहा है किस चीज़ के लिए, कि वो अपना एचबी मॉनिटर कंटिन्यूस करवाएंगे और वेट मॉनिटर भी कंटिन्यूस करवाएंगे। ठीक है, इसी से हमें पता चलता है कि हमने जो प्लान किया, जो इम्प्लीमेंट किया, वो कितना हमारे पेशेंट जो है फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो नेक्स्ट आ जाते हैं हम थर्ड डायग्नोसिस की तरफ। थर्ड डायग्नोसिस कैसे बनेगी, सबसे पहले हमने सब्जेक्टिव डेटा लिया, पेशेंट से हमने पूछा, तो पेशेंट ने बताया कि वो पूरे दिन टायर्ड फील करते हैं, उन्हें छोटा सा काम करने में भी एग्जॉस्ट हो जाते हैं और उनको लैक ऑफ एनर्जी फील होती है। तो मैंने ऑब्जर्व किया कि हाँ, पेशेंट जो है वो थोड़ा सा काम करते हैं तो उनकी एक्टिविटी जो टॉलरेंस कैपेसिटी वो बहुत धीरे धीरे रिड्यूस होती जा रही है, पेशेंट भी काफ़ी वीक अपीयर हो रहे हैं और लेथार्जिक अपीयर हो रहे हैं। तो ये सारे साइंस से हमने नर्सिंग डायग्नोसिस बनाया, फटीग रिलेटेड टू decreased oxygen supply to tissue due to anemia, as per evidence tiredness on minimal exertion, reduced activity tolerate। फिर हमने प्लान बनाया, सबसे पहले हमने असेस किया लेवल ऑफ फटीग एंड एक्टिविटी को। ठीक है, तो हमने फिर यहाँ पे क्या किया, असिस्ड फटीग लेवल बाय आस्किंग पेशेंट्स अबाउट डेली एक्टिविटी, और हमने कैसे पता लगाया, हमने पेशेंट से पूछ के पता लगाया। नेक्स्ट है मॉनिटर द पेशेंट्स एबिलिटी टू परफॉर्म डेली एक्टिविटी। ठीक है, पेशेंट की एक्टिविटी हमने यहाँ पे मॉनिटर कर ली है। फिर हमने पेशेंट को एजुकेट किया किसके बारे में, एनर्जी कन्वर्जेशन के बारे में। तो हमने पेशेंट को 1-to-1 टीचिंग दी सिंपल लैंग्वेज में ताकि वो अपनी एनर्जी को कंजर्व कर सके। फिर हमने इनकरेज किया एडिक्वेट रेस्ट एंड प्रॉपर स्लीपिंग पैटर्न के लिए, क्योंकि एनीमिया वाले पेशेंट ऐसे ही काफ़ी कमज़ोर रहते हैं तो उन्हें प्रॉपर रेस्ट और स्लीप की ज़रूरत रहती है, तो यहाँ पे हमने पेशेंट को इनकरेज कर दिया। फिर हमने पेशेंट को बताया कि ग्रेजुअल इंक्रीज इन एक्टिविटी एज टॉलरेटेड, धीरे धीरे आप अपने कामों को करिए तो आपकी एक्टिविटी का टॉलरेट लेवल जो है वो बढ़ेगा। ठीक है, तो वो कैसे बढ़ेगा, हमने पेशेंट को कुछ सप्लीमेंट्स के बारे में बताया, जैसे कि आयरन एंड फॉलिक एसिड टैबलेट्स के बारे में। ठीक है, और उसके इंपॉर्टेंस के बारे में समझाया। फिर हम इवेल्युएट करेंगे, हमने इवेल्युएट करा कि जो पेशेंट को हमने ये सारी चीज़ें करवाई, इम्प्लीमेंट किया, प्लान किया, तो पेशेंट को कितना समझ में आया। तो पेशेंट ने हमें वर्बलाइज मुंह से बताया कि उन्हें एनर्जी कन्वर्जेशन टेक्निक के बारे में सब कुछ समझ में आ गया, और पेशेंट ने हमें बताया कि उन्होंने स्टार्ट किया है बैलेंसिंग एक्टिविटी को, जैसे कि रेस्ट करना, प्रॉपर स्लीप लेना। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है नर्सिंग केयर प्लान अबाउट रिस्क फॉर इन्फेक्शन related to disease condition related to decreased immunity and reduced hemoglobin level as per evidence increased and history of recurrent infection। तो ये वाला जो है हमने इन्फेक्शन के ऊपर नर्सिंग डायग्नोसिस बनाई है। तो इन्फेक्शन के ऊपर सबसे पहले हम प्लान में क्या करेंगे, असिस करेंगे पेशेंट का क्या असिस करेंगे हम, असिस द पेशेंट रिस्क फैक्टर्स फॉर इन्फेक्शन। क्या क्या रिस्क फैक्टर्स हैं, तो हमने रिस्क फैक्टर के तौर पे देखा तो हमें पता चला एचबी लेवल तो काफ़ी कम है, एचबी लेवल कम है तो रिस्क फैक्टर बढ़ने के चांसेस ज़्यादा है। फिर हमने मॉनिटर किया अर्ली साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ इन्फेक्शन, मॉनिटर्ड साइंस एंड इन्फेक्शन बाय चेकिंग फीवर एंड जनरल कंडीशन। फिर थर्ड हमने एजुकेट किया पेशेंट को रिगार्डिंग हाइजीन, और यहाँ पे हमने 1-to-1 टीचिंग दिया पेशेंट को अबाउट हैंड वॉश एंड क्लीनलीनेस। फिर हमने फोर्थ पॉइंट में प्रमोट किया एडुकेट न्यूट्रिशन को और इम्प्रूव की इम्यूनिटी को। तो पेशेंट को हमने न्यूट्रिशन के बारे में बताया, कैसे बैलेंस डाइट और आयरन रिच डाइट के बारे में पेशेंट को हमने एजुकेट किया।
फिर फिफ्थ हमने फैसिलिटेट किया यूटिलाइजेशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज फॉर प्रिवेंशन एंड अर्ली ट्रीटमेंट के लिए। फैसिलिटेट यूज़ ऑफ हेल्थ सर्विसेज बाय इन्फॉर्मिंग अबाउट नियर बाय हेल्थ सेंटर्स फॉर अर्ली ट्रीटमेंट इफ़ सिम्टम्स अपीयर। ठीक है। फिर हमने इवेल्यूएट किया। लास्टली इवेल्यूएट में हमको पता चला कि अब मेरा पेशेंट जो है वो मेंटेन करने लगा है पर्सनल हाइजीन प्रैक्टिसेस को, और पेशेंट हमें शो कर रहा है कि वो अवेयर है अब अर्ली साइंस ऑफ इन्फेक्शन के लिए, और पेशेंट फॉलो कर रहा है हमारे डाइटरी एडवाइस को। Last and least of the nursing diagnosis is anxiety related to disease condition as per evidenced by restlessness, verbalization of concern, fear and about illnesses. फिर इसमें हमने प्लानिंग में फर्स्ट पॉइंट में देखा कि हम पेशेंट का लेवल असिस करेंगे, एंजाइटी कितनी है पेशेंट को, कैसे हम असिस करेंगे, बाय इंटरेक्टिंग विद द पेशेंट, हम उनसे क्वेश्चंस पूछेंगे ड्यूरिंग होम विजिट्स। फिर सेकंड पॉइंट में हम मॉनिटर करेंगे पेशेंट का इमोशनल एंड बिहेवियर रिस्पॉन्स, और जो हम प्लान करते हैं वही हम इम्प्लीमेंट करेंगे। पेशेंट का मॉनिटर करेंगे क्या इमोशनल स्टेटस बाय कम्युनिकेशन। ठीक है। फिर थर्ड में हम पेशेंट को एजुकेट करेंगे रिगार्डिंग डिसीज़ कंडीशन, तो हमने पेशेंट को डिसीज़ कंडीशन के बारे में यहाँ पे सिंपल लैंग्वेज में समझा दिया। फोर्थ में हम इनकरेज करेंगे एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग्स एंड कंसर्न्स, कि पेशेंट को हम सपोर्ट करेंगे ताकि उनके जो भी कंसर्न्स हैं या जो वो फील कर रहे हैं वो आपके साथ शेयर कर पाएँ। फिफ्थ हम फैसिलिटेट करेंगे फैमिली सपोर्ट एंड रीअश्योरेंस को, तो फैसिलिटेट फैमिली सपोर्ट्स बाय इन्वॉल्विंग फैमिली मेम्बर इन केयर एंड प्रोवाइडिंग रीअश्योरेंस, फैमिली मेम्बर को भी आपको इन्वॉल्व करना है। लास्ट में हम इवेल्युएट करेंगे कि माई पेशेंट शोड बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड डिसीज कंडीशन, पेशेंट अपेयर मोर रिलैक्स्ड एंड लेस रेस्टलेसनेस। इसके बाद मैंने कुछ हैंडआउट्स बनाए हैं। हैंडआउट्स के थ्रू मैं आपको बताऊंगी कि एनीमिया वाले पेशेंट का वन डे मेनू प्लान कैसा होता है। सो फ्रेंड्स, ये है वन डे मेनू प्लान फॉर एनीमिया वाले पेशेंट के लिए, जिसमें हम एक टेबल बनाते हैं। एक तरफ रहेगा मील, उसकी टाइमिंग और क्या मील लेना है, कितना अमाउंट लेना है, उसमें कितनी कैलोरीज है, और लास्ट में हम देखेंगे टोटल कैलोरीज कितनी है। तो अर्ली मॉर्निंग 6 बजे पेशेंट को लेमन वाटर और सोक्ड ब्लैक रेजन्स लेना है, 1 गिलास पानी और 5 से 6 सोक्ड रेजन्स। ठीक है। और इसकी कैलोरी होती है 5 किलो कैलोरी और 20 किलो कैलोरी, तो टोटल 25 कैलोरी। ऐसे ही हम ब्रेकफास्ट में को 8 बजे लेंगे, वेजिटेबल ऑमलेट या होल व्हीट ब्रेड ले सकते हैं। ऑमलेट 1 रहेगा और ब्रेड के स्लाइड्स 2 रहेंगे। टोटल कैलोरी 260 कैलोरी। मिड मॉर्निंग में 11 AM में हम ऑरेंज या फिर गुआवा लेंगे, 1 मीडियम साइज़ का, जिसमें 77 कैलोरीज होती है। लंच में हमें 2 बजे लंच में क्या लेना है, ब्राउन राइस या फिर चपाती। स्पिनिच तो लेना ही लेना है क्योंकि आयरन रिच होती है। इसके अलावा दाल लेना है, बीटरूट, कर्ड, सैलेड। सैलेड में आप टोमेटो, कैरेट और लेमन ले सकते हैं। लेमन क्यों, मैंने पहले ही बताया था, क्योंकि लेमन जो है वो आयरन रिच, आयरन को जो है वो एब्जॉर्ब होने में हेल्प करता है। ठीक है। यहाँ पे इसकी क्वांटिटी लिखी हुई है और ये टोटल होता है 560 कैलोरीज का। इवनिंग स्नैक आपको 5 बजे लेना है, जिसमें डेट्स या ग्राउंड नट्स या टी विदाउट शुगर होना चाहिए। ठीक है। यहाँ पे इसका अमाउंट लिखा है और ये टोटल 250 कैलोरीज की होती है। डिनर में आपको 8 बजे चपाती लेनी है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल लेना है, 2 मीडियम और 1 बोल। ठीक है। 2 मीडियम चपाती, 1 बोल ग्रीन लीफी सैलेड, टोटल 310 कैलोरी। तो ये सारी टोटल कैलोरीज मिला के मेरे जो पेशेंट है उनको मैंने 1482 कैलोरी दिया है। फॉर एग्जांपल आप 1500 ही मान लीजिए। हम देख लेते हैं कॉम्प्लिकेशंस। तो अगर एनीमिया को ट्रीट नहीं किया जाए तो क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकता है। सीवियर फटीग हो सकता है, ब्रीथलेसनेस हो सकता है, पाल्पिटेशंस या टैकीकार्डिया हो सकता है। टैकीकार्डिया मतलब जब हार्ट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। कार्डियक कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, जैसे हार्ट फेल हो सकता है। ठीक है। इंक्रीज ससेप्टिबिलिटी हो सकती है, इन्फेक्शन बढ़ने का चांसेस बढ़ जाता है, इम्यूनिटी लो हो जाती है, डिजीनेस होता है, फेंटिंग होती है। ठीक है। रिस्क बढ़ जाता है इंजरी होने का, और जो कॉग्निटिव फंक्शन है वो भी डिक्रीज हो जाते हैं। वुंड हीलिंग डिले हो जाता है। अगर आपने वुंड वुंड हीलिंग के स्टेजेस के बारे में मैंने मेरे चैनल पे बहुत अच्छे से एक शॉर्ट वीडियो बना रखा है। अगर आपको वुंड हीलिंग के बारे में स्टेजेस पढ़ने हैं तो प्लीज़ आप जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं। रिड्यूस्ड वर्क कैपेसिटी हो जाती है। ठीक है। देख लेते हैं कि पेशेंट को हम क्या हेल्थ एजुकेशन दे सकते हैं। देखिए एनीमिया वाले कंडीशन में जो हम केस स्टडी बना रहे हैं, इसमें हेल्थ एजुकेशन बहुत मेजर रोल प्ले करता है, क्योंकि एनीमिया एक ऐसी कंडीशन है जिसको हम खाने पीने से और एजुकेट करके काफ़ी हद तक रिड्यूस कर सकते हैं। तो पहले हमें एडुकेट ऑक्सीजनेशन के बारे में पेशेंट को बताना है, कि क्योंकि अगर आपका ऑक्सीजन सप्लाई अच्छा रहेगा, ठीक है, तो आपको हीमोग्लोबिन की लेवल की कमी नहीं होगी।
फिर हमें न्यूट्रिशनल सपोर्ट देना है पेशेंट को, बताना है आयरन रिच डाइट के बारे में, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स के बारे में। ठीक है, प्रिवेंट करना है हमें किसको, फटीग को। फटीग प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या करना है, प्रॉपर रेस्ट के बारे में बताना है। इन्फेक्शन कंट्रोल, जिसमें हम पर्सनल हाइजीन के बारे में बता रहे हैं। और साइको सोशल सपोर्ट, वैसे तो इतनी ज़रूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी कभी कभी पेशेंट घबरा जाते हैं, तो हमें एनजाइटी को कम करने के लिए साइको सोशल सपोर्ट भी देना है। इसके बाद मैंने फ्लिप चार्ट के थ्रू में पेशेंट को लोकल लैंग्वेज में बताऊंगी। और ये है बिब्लियोग्राफी कि मैंने कहाँ कहाँ से कंटेंट लिया है। और लास्ट में थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस केस स्टडी टिल नाउ। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपको कोई दूसरा टॉपिक से रिलेटेड पढ़ना है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में टॉपिक का नाम लिख के बताइएगा, मैं उस टॉपिक को कवर करने की पूरी कोशिश करूँगी।